तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इंट्रो देना तो नहीं चाहता था, लेकिन सुन लो, माइक में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए बीच में अगर इस तरह की कुछ आवाजें आए तो इग्नोर मारो और वीडियो को एंड तक देखो। अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए मुझे किडनैप करना इजी हो, इसलिए मैं सीधा उस इंटरसेक्शन पर पहुंच गया जहां मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे किडनैप किया गया था। फिर मैं रोड के साइड पर सीधा जमीन पर लेट गया और ड्रामा करने लगा। कितना बोरिंग है यार, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा। अगले ही सेकंड पता नहीं कहां से, लेकिन ब्लैक क्लोथ्स पहने हुए 4 बॉडीगार्ड्स आ गए। उन्होंने बड़े केयरफुली मुझे उठाया और सीधा कार में डाल दिया। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, मिशन अकॉम्प्लिश। और इसे ही कहते हैं एक हरामी एमसी जिसको अपना दिमाग इस्तेमाल करना आता हो, और लगता है ये स्टोरी बड़ी ही कमाल की होने वाली है। लेकिन अगर ये कहीं बकचोदी करेगा और अगर कोई कैरेक्टर दिमाग का भौसड़ा करेगा तो आप लोगों को पता ही है कि मेरी कमेंट्री कितनी फैमिली और फ्रेंडली है ना। अब शायद थोड़ी देर सो ही लेता हूँ। जब मेरी आंख खुली तो मेरे आंखों के सामने वही जाना पहचाना रूम था। रूम को देखते ही मैंने एक्साइटेड होकर अपने हाथ रब किए। शो ये मेरी जान, तुम्हारा ब्रदर चैन तुम्हें ढूंढते हुए आ गया। लेकिन फिर मुझे लगा थोड़ा ज्यादा एक्टिंग हो गई। मैंने चुपके से रूम के आसपास देखा। प्रीवियस लाइफ के इवेंट्स के अकॉर्डिंग गु शुयी डेफिनेटली कहीं न कहीं चुप कर मुझे देख रही होगी। मैं स्लोली बेड से उठा, अपने माथे पर हाथ रखा और जानबूझकर वीक वॉइस में बोला, अरे देवा, मेरा सर इतना डीजी क्यों हो रहा है। मैंने सीक्रेटली चारों तरफ देखा, लेकिन रूम बिल्कुल साइलेंट था, कोई रिएक्शन नहीं। मैंने अपनी वॉइस और लाउड कर दी, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, कहीं मैं मरने वाला तो नहीं। लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। मैंने कंफ्यूज्ड होकर सोचा, क्या शुयी यहाँ है ही नहीं? इम्पॉसिबल, प्रीवियस लाइफ में तो वो बिल्कुल यही आसपास थी। या फिर मेरी एक्टिंग भी इनफ नहीं है। ठीक है, अब मैं असली एक्टिंग दिखाता हूँ। एक्टिंग का रूल नंबर 1, ड्रामा को मैक्सिमम लेवल तक ले जाओ। मैं वीक बनने का नाटक करते हुए दोबारा बेड पर गिर गया। फिर डिस्कम्फर्ट का ड्रामा करते हुए बेड पर इधर उधर रोल करने लगा, लेकिन सामने वाली मैडम फिर भी मूव नहीं हुई। मैं अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो गया। अरे यार, मैं तो एक्टिंग करते करते थक गया, ये औरत अब तक आई क्यों नहीं। फाइनली मैंने गिव अप कर दिया और सीधा बैठ गया। शायद बहुत देर तक रोल करने की वजह से मैं जेन्युइनली टायर्ड हो गया था। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरा लेफ्ट फुट राइट फुट में अटक गया और ढाम से सीधा मेरी गांड जमीन पर जाके लगी। मैं सीधा फेस फर्स्ट फ्लोर पर गिर गया। डैम, ये फ्लोर इतना ठंडा क्यों है। मैं जल्दी से उठने लगा। होपफुली किसी ने देखा नहीं होगा कि किस तरह मेरी ढीली गांड जमीन पर गिर गई, वरना मेरे हैंडसम और कूल इमेज का सत्यानाश हो जाता। मैं एनॉयड होकर बोला, फाइन, अब भी बाहर नहीं आओगी? ठीक है, देन यंग मास्टर, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही मेरा हाथ डोर हैंडल पर गया, सडनली मेरी कलाई किसी ने टाइटली पकड़ ली। अगले सेकंड मेरा पूरा बॉडी साइड वाली वॉल के अगेंस्ट प्रेस हो गया। मैंने सामने देखा, फाइनली गु शुयी मेरे सामने खड़ी थी। मैंने इमीडिएटली वीक फेस बनाया, सेव मी। शुयू ने मुझे देखा, सेव यू? तुम चाहते हो मैं तुम्हें कैसे सेव करूं? उसे सामने देखते ही मेरी आईज में एक हिडन स्मगनेस आ गई। देखा, फाइनली कंट्रोल नहीं हुआ ना। मैंने वीक वॉइस में कहा, शुयू बहुत दर्द हो रहा है। उसने शांति से पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने तुरंत अपना हाथ और नी उसके सामने कर दिया। गिरने की वजह से दोनों जगह रेड मार्क्स बन गए थे। शुयू ने उन्हें देखा, अभी तुम गिरे थे, बस इतनी सी इंजरी हुई। मैंने उसकी तरफ देखा, वैसे यहाँ मुझे लेकर कौन आया? शुयू बिल्कुल कैजुअली बोली, ऑब्वियसली मैं। मेरा दिल खुश हो गया। हाँ, ये हुई ना मेरी शुयू। लेकिन फिर मुझे कुछ स्ट्रेंज लगा। प्रीवियस लाइफ में सीन ऐसा तो नहीं था, कुछ मिसमैच हो रहा था। कहीं मैंने ज्यादा क्रिंज होकर उसे डरा तो नहीं दिया? मैं अपर बॉडी सपोर्ट करके उठने लगा और शायद वहां से निकलने का ड्रामा करने वाला था, लेकिन गु शुयी की स्लिम फिंगर सडनली मेरे लिप्स पर आ गई। उसने मुझे चुप कर दिया। ब्रदर चेन, आज तुम खुद इतने क्रिंज होकर मेरे पास आए हो, तो क्या तुम्हें मेरे साथ थोड़ी सी बात नहीं करनी चाहिए? मैंने कैजुअली कहा, बात क्या करनी है? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे बिहेव करोगी तो मैं खुद से तुम्हारे पास कभी नहीं आता। तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है क्या? लेकिन शुयी जैसी मेरी कंप्लेंट सुन ही नहीं रही थी। उसने स्लोली मेरी चीक्स टच की। मेरे फेस की नरमी फील करके उसके एक्सप्रेशन में एक स्ट्रेंज इमोशन आ गया, जैसे वो कंफर्म कर रही हो ये सच में उसका ब्रदर चेन है, जिंदा, नरम और रियल। उसके माइंड में प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज फ्लैश हुई। प्रीवियस लाइफ में ब्रदर चेन को किसी और ने उसके पास से रेस्क्यू कर लिया था। उस वक्त शुयी सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, ब्रदर चेन हमेशा ओबीडियंटली उसके पास रहे। लेकिन अगर वो उसे फोर्सफुली अपने पास रखेगी तो शायद ब्रदर चेन दोबारा कभी उसके सामने स्माइल नहीं करेगा। प्रीवियस लाइफ में उसने ब्रदर चेन को लॉक करके
के रखा था। उसके बाद से वो हमेशा उसे अवॉइड करता रहा। ये सब याद आते ही शूयी का एक्सप्रेशन सॉफ्टन हो गया। फाइनली उसने डिसाइड किया, फॉरगेट इट, इस लाइफ में उसे जाने देती हूँ। गु शूयी ने हाथ बढ़ाया और रूम का डोर ओपन कर दिया। तुम जा सकते हो। मैं वही फ्रीज हो गया। मेरे माथे पर कोल्ड स्वेट आ गया। व्हाट द हेल, प्रीवियस लाइफ में ये सीन कब हुआ था? ये औरत सडनली इतनी रीजनेबल कैसी हो गई? मैं बेड पर बिल्कुल स्टिल बैठा रहा, हिला तक नहीं। फिर मैंने फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहा, गु शूयी, तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है? शूयी ने मुझे देखा। मैं और इम्पेशेंट हो गया। क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? बस बोल दो, एक बार बोल दो कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं इमीडिएटली यस कह दूंगा। क्या जरूरी है कि हम प्रीवियस लाइफ वाली सेम ट्रेजेडी दोबारा रिपीट करें? उधर शूयी के माइंड में भी कंफ्यूजन चल रहा था। नहीं, ब्रदर चेन के पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो अपनी मर्जी से यहाँ कैसे रुक सकता है? ये सोचते ही उसने फाइनली एक स्टेप फॉरवर्ड लिया। उसने मुझे लाइटली पुश किया। मैं अंदर ही अंदर रिलैक्स हो गया। हाँ, लगता है ये औरत एक्चुअली चेंज नहीं हुई। जो पहले हुआ वो बस मेरी रिबर्थ की वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट था। शूयी मेरे पास आई। उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा, एलेक्स, फ्यूचर में मेरे साथ रहोगे? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें सब दूंगी। मैंने उसकी आंखें देखी। वो क्लोजली मेरी रिएक्शन ऑब्जर्व कर रही थी। मेरा मूड इंस्टेंटली ब्राइट हो गया। आ गया, फाइनली आ गया। ये तो वो लाइन थी जिसका मैं वेट कर रहा था। मैंने स्माइल करके कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे भी अगर बाकी लोगों को पता चले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो सिर्फ मेरी लक से जेलस होंगे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि शू यू की कंपनी कितनी ह्यूज थी। मुझे बस इतना याद था, जिस साल मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेब्यू किया था उसने एक एंटरटेनमेंट कंपनी एक्वायर की थी और सिर्फ 3 साल में उस कंपनी को इंडस्ट्री के टॉप लेवल पर ले गई थी। और इंटरेस्टिंग बात ये थी, उन 3 सालों में शूयी के नाम पर एक भी रोमांटिक स्कैंडल नहीं आया और मेरा डेब्यू भी एग्जैक्टली 3 साल पहले ही हुआ था। शूयी मुझे ऐसे कामली एग्री करते देखकर कंप्लीटली स्टन्ड रह गई। ये रिएक्शन उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट था। उसने सस्पिशियसली पूछा, ब्रदर चेन, ये तुमने खुद कहा है, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, ओके? तो मैंने नेचुरली नोट कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरी आंख खुली, मेरे साइड में कोई नहीं था। मैं बेड पर स्ट्रेच करते हुए कंप्लेन करने लगा, ओए अम्मा, मेरी कमर। ये वुमेन सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ड्रेसिंग रूम में गया और जैसे ही डोर ओपन किया मेरी आईज ब्राइट हो गई। अंदर मेंस क्लोथ की पूरी कलेक्शन रेडी थी। हर आउटफिट ऑलमोस्ट मेरी फिटिंग का था। मैंने स्मग स्माइल दी। मुझे पता ही था ये औरत बस मुंह से कोल्ड बनती है, अंदर से तो क्लियरली मेरी केयर करती है। तभी मेरा फोन रिंग हुआ। स्क्रीन देखी, मेरे मैनेजर का कॉल आ रहा था। उसका नाम देखते ही मेरी एक्सप्रेशन सीरियस हो गई। प्रीवियस लाइफ में जब पूरे इंटरनेट ने मुझे अटैक किया था, सिर्फ फूजिया ही था जो कंटिन्यूसली मेरी हेल्प करता रहा। वो मेरे लिए रिसोर्सेज ढूंढता, पीआर हैंडल करता और रूमर्स को क्लियर करने का तरीका सोचता। अनफॉर्चुनेटली बाद में पता नहीं उसने किस पावरफुल पर्सन को ऑफेंड कर दिया। उसकी फैमिली में एक ह्यूज डिजास्टर आ गया और वो खुद भी मेंटली कंप्लीटली ब्रेक हो गया। एंड में वो उस फेज से कभी रिकवर नहीं कर पाया। ये याद आते ही मैंने साय किया। मोस्ट प्रोबेबली उसकी ट्रेजेडी भी मेरी वजह से ही हुई थी। मैंने फोन आंसर किया। दूसरी तरफ से फूजिया की एंग्री आवाज ब्लास्ट हुई, तू पागल है क्या? मैं सिर्फ 2-3 दिन के बिजनेस ट्रिप पर गया था और इतने कम टाइम में तूने इतना बड़ा मेस क्रिएट कर दिया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना रूथलेस है, तुझे पता नहीं है क्या? ये तूने कभी देखा ही नहीं। तू इतनी इजीली किसी के ट्रैप में कैसे फंस गया? मुझे तो ये बोलने में भी शर्म आ रही है कि मैंने तुझे ट्रेन किया है। मैं आराम से उसकी स्कोल्डिंग सुन रहा था। एक्चुअली बिगिनिंग में कंपनी में किसी को भी मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सिर्फ फूजिया को लगता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है। उसने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था। फाइनली मेरी करियर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट ही हुआ था और अब ये स्कैंडल एक्सप्लोड हो गया। उसके अकॉर्डिंग अगर ये इश्यू सीरियस हो गया तो मेरी फ्यूचर करियर और डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज देखकर स्लाइटली स्टन्ड था। फूजिया ने मुझ पर डाउट ही नहीं किया। उसका फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मैं किसी और के ट्रैप में फंस गया हूँ। मैं शांति से उसकी पूरी स्कोल्डिंग सुन रहा था। फिर कामली बोला, सॉरी, इस बार मेरी केयरलेसनेस थी। फिर मैं रुक गया। एक्चुअली मैं बस एक्टिंग कर रहा था। मैं किसी के ट्रैप में नहीं फंसा। फोन के दूसरे साइड फूजिया भी कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया। उसके नॉर्मल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अभी तो उसे मेरा गला पकड़कर पूरी स्टोरी निकलवानी चाहिए थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने भी लंबी सांस ली। ठीक है, बस तुझे पता है तुझे क्या करना है, वही इनफ है। अभी तू कहाँ है? जल्दी कंपनी आ। उसने पहले कंफर्म किया कि मेरी मेंटल कंडीशन ठीक है और उसकी ये सिंपल कंसर्न सुनते ही मुझे प्रीवियस लाइफ की और भी ज्यादा चीजें याद आने लगी। फूजिया ने मेरी बात सुनते ही रिलीफ की सांस ली और कॉल को कट कर दिया। मैंने कैजुअली फोन पर लास्ट न्यूज स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। एक हेडलाइन धीरे
धीरे धीरे ट्रेंडिंग लिस्ट में ऊपर आ रही थी। यंग ट्रैफिक स्टार ने रिसोर्सेज पाने के लिए हर लिमिट क्रॉस कर दी और उस हेडलाइन के नीचे मेरा नाम भी धीरे धीरे सामने आने लगा था। मैंने फोन बंद किया और डाउनस्टेयर्स चला गया। नीचे पहुंचते ही देखा बटलर रिस्पेक्टफुली कार का डोर खोलकर खड़ा था। मुझे लगा वो क्रेजी वुमेन सुबह सुबह कंपनी चली गई होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली गु शुई अभी भी मेरा वेट कर रही थी। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा और डायरेक्टली उसके सामने आ गया। शुई ने मेरी तरफ देखा। ब्रदर चेन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कैजुअली जवाब दिया, मेरे मैनेजर ने मुझे कंपनी बुलाया है, ऑब्वियसली काम करने और पैसे कमाने जा रहा हूँ। घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, गु शुई ने कामली कहा। अब जब मेरे साथ हो तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्या मेरे पैसे तुम्हारे खर्च करने के लिए इनफ नहीं है? ये कहते हुए वो धीरे धीरे मेरे और पास आ गई। मैंने उसके फेस को देखा और मन ही मन में लंबी सी सांस छोड़ी। माँ कसम, शुई तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन मैंने फिर भी सीरियस टोन में कहा, लेकिन अब भी हमने अपना रिलेशनशिप पब्लिकली अनाउंस भी नहीं किया। कल को अगर तुम मुझे नहीं चाहो तो मुझे अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा प्रिपेयर नहीं रहना चाहिए? शुई कुछ देर तक बस मुझे स्टेयर करती रही, कोई जवाब नहीं। मैं वेट करता रहा। काफी देर बाद मैंने कंफ्यूज्ड होकर पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने आंसर नहीं दिया। बस मुझे देखा और सॉफ्टली बोली, सीट बेल्ट पहनो। मैंने बेल्ट लगाते हुए फिर कहा, शुई तुम मेरे साथ बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर किसी दिन तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। मैं वो हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात कंप्लीट होते ही एक स्क्रीच सी आवाज। शुई ने सडनली हैंड ब्रेक मार दिया और ठग से मैं कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड था। मेरा माथा सीधा सामने जाकर टकरा गया। चीखते हुए मैंने कहा, दर्द हो रहा है। शुई ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। हम अभी अभी टुगेदर हुए हैं और तुम ऑलरेडी ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हो? क्यों? क्या मैं तुम्हें इनसिक्योर फील करवाती हूँ या फिर तुम ऑलरेडी रिग्रेट कर रहे हो? मैं इमीडिएटली पैनिक में हेड शेक करने लगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रहा। मैं रिग्रेट कैसे कर सकता हूँ? ये रिलेशनशिप तो मैंने इतनी मेहनत करके हासिल किया है। शुई के लिप्स पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ गई। उसने कार दोबारा स्टार्ट की और डायरेक्टली मेरी कंपनी के एंट्रेंस के सामने ले आई। मैं क्विकली कार से उतरने लगा, लेकिन शुई ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस खींच लिया। फिर उसने एक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। कार्ड देखते ही मेरी आईज ऑलमोस्ट मॉइस्ट हो गई। गु शुई, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने कार्ड टाइटली पकड़ा और इंस्टेंटली पॉकेट में डाल दिया। शुई, बाय। कोई काम हो तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। मैंने हैंड से फोन का जेस्चर बनाया और टर्न होकर बिल्डिंग के अंदर भागने लगा। मेरे पीछे से गु शुई की सॉफ्ट आवाज आई, याद रखना, काम खत्म हो जाए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगी। कसम से इस झाटू की किस्मत इतनी अच्छी है कि ये देखकर मेरी ही गांड जला रहा है। स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जैसे इसके साथ ये लड़की रवैया रखती है ना, माँ कसम मेरी गांड ऐसे जलती है कि उसे सूंघ भी सकता हूँ। क्योंकि अगर गलती से भी मैंने एक लड़की से बात की तो भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस ठोक देगी। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो पिक एंड ड्रॉप की बात हो रही है। मैंने बिना मुड़े हेड नोट किया, लेकिन एंट्रेंस तक पहुँचते ही मेरे स्टेप्स सडनली रुक गए। वेट अ मिनट, हमारे रिलेशनशिप में रोल्स उल्टे क्यों लग रहे हैं? हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तक बंदा अपनी बूंद से सोच रहा था, लेकिन अभी अभी इसका दिमाग काम कर रहा है। इसका ये रिलेशनशिप उल्टा चल रहा है, क्योंकि यूजुअली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ड्रॉप और पिकअप करता है। यहाँ तो सब कुछ ऑपोजिट चल रहा है। मैं कंफ्यूज्ड होकर पीछे मुड़ा। गु शुई अभी भी वहीं खड़ी थी, क्वाइटली मुझे देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे वहाँ खड़ा देखकर मेरे दिल में सडनली एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई। उधर कंपनी के एंट्रेंस के पास फूजिया टेंशन में कंटिन्यूसली इधर उधर वॉक कर रहा था। कल रात का स्कैंडल ऑलरेडी एक्सप्लोड हो चुका था और कंपनी बिल्डिंग के नीचे रिपोर्टर्स का पूरा ग्रुप वेट कर रहा था। फूजिया सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, मुझे ब्रदर चेन को रोकना होगा। अगर वो रिपोर्टर्स के सामने कुछ नॉनसेंस बोल गया तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तभी उसे अपने सबऑर्डिनेट का मैसेज मिला, ब्रदर जिंग वो ऑलरेडी ऑफिस में है। फूजिया कंप्लीटली स्टन्ड रह गया। क्या? वो अंदर कैसे पहुंच गया? मैंने उसे देखा क्यों नहीं? और सिक्योरिटी ने भी उसे स्टॉप नहीं किया। वो इमीडिएटली अपस्टेयर्स भागा। उधर मैं कंफर्टेबली ऑफिस में बैठा टी पी रहा था। डोर ओपन हुआ। मैंने हेड रेस करके फूजिया को देखा। जो काम है अरेंज कर दो। फूजिया ने मुझे घूर कर देखा। तुम्हारे लिए एक इंटरनल इंफॉर्मेशन है, पहले इसे देखो। वैसे कल रात जो तुमने मेस क्रिएट किया है उसकी वजह से कंपनी को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तुम्हारा लास्ट प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया है। ये बोलते हुए वो चेयर पर बैठ गया और फ्रस्ट्रेशन में अपने हेयर पुल करने लगा। इंटरनेट यूजर्स की मेमोरी सिर्फ 3 सेकंड्स की होती है। तुम एक बार कम स्क्रीन पर अपीयर हुए तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी एक लेवल नीचे चली गई। वैसे भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज कितनी कम
कम है। अब तो और प्रॉब्लम हो गई। मैंने कैजुअली लिप्स कर्ल किए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली रिजल्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली प्रीवियस लाइफ जैसा ही था, लेकिन प्रीवियस लाइफ में इस स्कैंडल की वजह से मैं इमोशनली कम्प्लीटली ब्रेक हो गया था और इसी वजह से मैंने एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज मिस कर दी थी। नेक्स्ट वीक थर्ड ग्रुप के एक ह्यूज कास्टिंग ऑडिशन ऑर्गेनाइज करने वाला था। प्रीवियस लाइफ में डुवॉन फैमिली ने सपोजिटली मुझे कंफर्ट करने के नाम पर घर में रेस्ट करवाया और इंटेंशनली मुझसे ये इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी गई। जब कास्टिंग लिस्ट कम्प्लीटली फाइनलाइज हो गई तब मुझे घर से बाहर निकलने दिया गया और सबसे रिडिकुलस बात, उस वक्त मुझे जेन्युइनली लगा था कि वो मेरी केयर कर रहे हैं। मैंने कभी डाउट तक नहीं किया, लेकिन बाद में उस मूवी में विलेन के रोल को छोड़कर ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट एक्टर स्लोली फेमस हो गया। हर एक्टर का करियर स्काईरॉकेट कर गया। इस लाइफ में जो फर्स्ट थिंग मुझे चेंज करनी थी वो थी मुझे किसी भी कंडीशन में उस कास्टिंग ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा। फूजिया ने मुझे बिल्कुल वरिड ना देखकर फ्रोन किया, थोड़ा सीरियस हो जा, वैसे ही तुम्हारे स्टेज पर अपॉर्चुनिटीज कम है। अब तो ऑलमोस्ट सिचुएशन खत्म हो गई, अब कोई गॉड भी तुम्हारा करियर सेव नहीं कर सकता। उसने टेबल पर कुछ स्क्रिप्ट्स रख दी, इनमें से देखो कोई स्क्रिप्ट पसंद आती है या नहीं। नेक्स्ट 2 दिन में ऑडिशन के लिए प्रिपेयर करो। मैंने हेड शेक कर दिया, नहीं मेरा टारगेट ऑलरेडी डिसाइडेड है। फूजिया ने आईब्रो रेस की, क्या टारगेट? मैंने कामली कहा, मैं लिन हाई के कास्टिंग ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। फूजिया की आईज इंस्टेंटली वाइडन हो गई, तुम सीरियस हो? मैंने सुना है ऑडिशन साइट पर एटलीस्ट 1000 लोग सिर्फ कुछ रोल्स के लिए फाइट करेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टार तक ऑडिशन देने आ रहे हैं, तुम उनके अगेंस्ट किस बेसिस पर कम्पीट करोगे? मैंने सीरियसली उसे देखा, एग्जैक्टली इसलिए मुझे जाना है, चाहे मेरे पास सिर्फ 1 in 1000 चांस ही क्यों ना हो। वो चांस इन मेडिक और स्क्रिप्ट्स में स्ट्रगल करने से बेटर है। ये कहकर मैं उसकी तरफ बैक करके खड़ा हो गया। फूजिया ने मेरी बैक देखी, उसके एक्सप्रेशन में वरी भी था और हेल्पलेसनेस भी। फाइनली उसने साय किया, फाइन, अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो, वैसे भी अब लूज करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मैंने आंसर नहीं दिया, तभी मेरा फोन दोबारा रिंग हुआ। स्क्रीन पर नाम देखा, मेरे फादर, डुवॉन म्यूटेन। नाम देखते ही मेरे लिप्स पर कोल्ड स्माइल आ गई। प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज याद आते ही मेरे अंदर जरा भी फियर नहीं था। मैं बचपन से ऑर्फेनेज में बड़ा हुआ था। बाद में डुवॉन फैमिली के लोग मुझे ढूंढते हुए आए। उन्होंने कहा मैं उनका बायोलॉजिकल सन हूँ जो बचपन में लॉस्ट हो गया था। उस वक्त मैं जेन्युइनली हैप्पी था। मैंने डुवॉन फैमिली के हर मेंबर को अपना रियल फैमिली समझा, उनके साथ सिंसियरली अच्छा बिहेव किया, लेकिन डुवॉन म्यूटेन ने मुझे कभी भी अपना फैमिली मेंबर माना ही नहीं। प्रीवियस लाइफ में जब एक कोलीग ने इंटेंशनली मुझे फ्रेम किया और पूरे इंटरनेट पर मेरे अगेंस्ट हेट स्प्रेड होने लगी, डुवॉन म्यूटेन ने मेरी हेल्प नहीं की। उसने रूमर्स क्लेरिफाई करने की भी कोशिश नहीं की। इंस्टेड उसने तुम्हें रेस्ट की जरूरत है के नाम पर मुझे घर में प्रैक्टिकली लॉक कर दिया। उसके बाद वो कंटिन्यूसली मुझे बिजनेस डिनर्स और ड्रिंकिंग पार्टीज में लेकर जाता रहा। रीजन कनेक्शन बिल्ड करते हैं। उसे क्लियरली पता था कि मेरा स्टमक वीक है, फिर भी हर बार मुझे एक्सक्लूसिव अल्कोहल ड्रिंक करने पर फोर्स करता। स्लोली उसने मेरी हेल्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी और मेरी एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, एक्सपोजर सब कुछ क्वाइटली मुझसे ले लिया गया और वो सब ट्रांसफर हुआ उनके दूसरे सन को। मेरा जो एक्टिंग करियर स्लोली राइज कर रहा था, डुवॉन फैमिली ने उसे अपने हाथों से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड में मैं इनलेस और इंटरनेट के एंडलेस अब्यूज के बीच एबिस में गिर चुका था। प्रीवियस लाइफ में जो भी पेन मैंने सफर किया उसके पीछे डुवॉन फैमिली की स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग थी। मैंने अपनी फिस्ट टाइटली क्लिंच कर ली। प्रीवियस लाइफ का रिसेंटमेंट, हैप्पीनेस और इनजस्टिस सब कुछ अब भी मेरे हार्ट में डीपली इनग्रेव्ड था। और सबसे ज्यादा पेनफुल बात, डुवॉन म्यूटेन की स्कीम्स की वजह से गु शुजी ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सारे फॉल्स एक्यूजेशन खुद पर ले लिए थे। इतनी अच्छी लड़की, इतनी जेंटल, सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अकेली सबके अगेंस्ट खड़ी हो गई और एंड में उसका एंडिंग अनबिलीवेबली ट्रेजिक था। मैं डुवॉन फैमिली से हेट कैसे नहीं करता। फोन कंटिन्यूसली रिंग कर रहा था। मैंने अपनी इमोशंस सरप्रेस की, कॉल आंसर की, फिर थ्रोट क्लियर करके बोला हेलो। दूसरी तरफ से डुवॉन म्यूटेन की आवाज आई। उनका टोन काफी कंसर्न लग रहा था। चैन, ऑनलाइन जो कुछ भी हुआ है सब मैंने देख लिया। मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। अभी तुम कहाँ हो? मैं किसी को भेज कर तुम्हें पिक करवा देता हूँ। मैंने सख्ती से मना कर दिया, जरूरत नहीं है। कंपनी ऑलरेडी मैटर को हैंडल कर रही है। मैं आपको ट्रबल नहीं देना चाहता। मेरे साइड में खड़ा फूजिया मुझे देख रहा था। मेरा पोस्चर ऐसा था जैसे मैं कोई किंग हूँ, कॉन्फिडेंट, कम्प्लीटली रिलैक्स और सीधा। लेकिन फोन पर मेरी वॉइस बिल्कुल ऐसी जैसे मैं हेल्पलेस हूँ और सर्कमस्टांसेस ने मुझे कॉर्नर कर दिया हो। फूजिया के एक्सप्रेशन देख
देखने लायक थे वो धीरे से मटर किया, भाई थोड़ी बिलीवेबल एक्टिंग तो कर लो, मैं सामने खड़ा हूँ और मुझे ही डिस्कस्ट नहीं हो रहा। फोन के दूसरी तरफ डुआन म्यूटन इमीडिएटली इमोशनल बन गया। ऐसी ट्रबल की बात कर रहे हो, तुम मेरे बेटे हो, डुआन फैमिली के फ्यूचर होप हो और तुम्हारी मदर की दुनिया में छोड़ी हुई इकलौती ब्लड लाइन हो। अगर तुम ट्रबल में हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूं तो कौन करेगा? उसकी वर्ड्स सुनने में राइचियस और इमोशनल थी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ कोल्डनेस थी। अगर वो सच में मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता तो इंटरनेट पर चल रहे रूमर्स कब के डिसअपीयर हो चुके होते। एंड में स्वीट वर्ड्स बोलना सबको आता है। डुआन चन, तुम सुन रहे हो? मैंने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। डुआन म्यूटन अब भी अपनी फेक कंसर्न कंटिन्यू कर रहा था। अभी इंटरनेट पर तुम्हें बहुत बैडली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कंपनी में रहकर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे। क्या कहते हो कि मैं तुम्हें पिक कर लूं और घर लाके तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करने दूं? मैंने इंस्टेंटली अपना टोन कॉशियस और स्लाइटली हम्बल बना दिया। रेस्ट की जरूरत नहीं है डैड, लेकिन क्या मैं घर आकर अपना कुछ सामान ले सकता हूँ? ये बोलते हुए मैंने टेबल पर रखा मिल्क का गिलास उठाया और कैजुअली सिप लेने लगा। डुआन म्यूटन दूसरी तरफ से हंसा। ऑफ कोर्स, जब तुम डुआन फैमिली में इंटर करते हो तो मैं नेचुरली फैमिली की बात सुननी चाहिए। फिर उसने कंटिन्यू किया, वैसे भी तुम्हारी करंट कंपनी तुम्हें कोई डिसेंट रोल देती नजर नहीं आ रही। क्या सोचते हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही लीव कर दो? घर आ जाओ और फैमिली बिजनेसेस इनहेरिट करना स्टार्ट करो। डुआन म्यूटन ऐसे बोल रहा था जैसे उसे डेस्परेटली एक एयर की जरूरत हो और जैसे वो अपने सन के ड्रीम्स को फुल सपोर्ट करता हो। मैंने इमीडिएटली एक्साइटेड एक्टिंग की। सच में वैसे भी मेरी करंट सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, कम बैक करना डिफिकल्ट होगा, तो मे बी मैं आपके साथ बिजनेसेस मैनेजमेंट सीख लूं। फोन के दूसरे साइड कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस हो गया। मैं ऑलमोस्ट इमेजिन कर सकता था डुआन म्यूटन का फेस फ्रीज हो गया होगा। उसने इमीडिएटली टॉपिक चेंज किया, तो तुम हमेशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहना चाहते थे? खुद को फोर्स मत करो। आज रात मेरी एक बैंक्वेट पार्टी है, वहाँ बहुत फेमस डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। उसकी रियल थिंकिंग मैं क्लियरली समझ सकता था। फैमिली बिजनेसेस इसे कैसे दे सकता हूँ? ये डुआन फैमिली का बिजनेस हैंडल करने के लायक ही नहीं है। इनहेरिटेंस का हक इसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। फूजिया स्पीकर से सब कुछ क्लियरली सुन रहा था। वो समझदार था, इसलिए साइलेंटली साइड में खड़ा रहा और एक वर्ड तक नहीं बोला। मैं फोन पर कैजुअली डुआन म्यूटन की बात एग्री करता रहा। कॉल कट होते ही फूजिया ने अपने चेस्ट पर हाथ मारा। डुआन चन, एक बात बता, तू सीक्रेटली किसी सुपर रिच फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर तो नहीं है जो बाहर लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा है? अगर सच में ऐसा है तो क्या तेरे करियर के पास अब भी कोई कमबैक का चांस है? मैंने फोन को साइड में थ्रो किया। बस एक बड़ी फैमिली का एडॉप्टेड सन समझ लो। हम उनके सपोर्ट पर डिपेंड नहीं करेंगे, हम अपने दम पर खड़े होंगे, समझे? मेरा टोन बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं किसी चाइल्ड को लाइफ लेसन दे रहा हूँ, लेकिन ये बोलते ही मैं खुद ही अंदर से अपने आप पर हंसने लगा। मैं ये क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं खुद गु शूजी के सपोर्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं डेफिनेटली अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करके अपना करियर बिल्ड करूंगा और फ्यूचर में जो शूजी मेरे लिए कर रही है मैं उसका डबल रिटर्न करूंगा। इस बार मैं गु शूजी को प्रोटेक्ट करूंगा। थोड़ी देर बाद डुआन म्यूटन किसी को मुझे पिक करने भेजने वाला था। मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी भी डुआन फैमिली हाउस में पड़े थे, मुझे वो रिट्रीव करने ही थे। प्रॉब्लम ये थी कि एक बार मैं अंदर गया तो इजीली निकल पाऊंगा या नहीं गारंटीड नहीं थी, और आज रात के बैंक्वेट में डुआन फैमिली डेफिनेटली कोई ट्रिक प्ले करेगी। मैं एस्केप का प्लान सोच ही रहा था कि सडनली मुझे अपनी बेबी याद आ गई, गु शूजी। बस प्रॉब्लम सॉल्व, शूजी को बता दूंगा, बाकी सब इजी। कुछ टाइम बाद डुआन फैमिली का पर्सन मुझे पिक करने आ गया, लेकिन प्रीवियस लाइफ से एक डिफरेंस था। इस बार डुआन म्यूटन खुद आया था। शायद रिपोर्टर्स और पब्लिक अटेंशन अवॉइड करने के लिए वो इंटेंशनली कंपनी के बैक एंट्रेंस पर वेट कर रहा था। मुझे देखते ही उसने फेक नरमी वाली स्माइल दी। चलो बेटे, बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैंने अंदर ही अंदर स्कॉफ किया। प्रीवियस लाइफ में मैं इस ओल्ड फॉक्स का रियल फेस कैसे नहीं देख पाया। बैंक्वेट हॉल में काफी लोग प्रेजेंट थे। मैं डुआन म्यूटन के बिल्कुल साइड में वॉक कर रहा था, लेकिन मेरी ऑरा उससे बिल्कुल इंफीरियर नहीं लग रही थी। मैंने स्लाइटली अपने आंखों को नैरो किया। प्रीवियस लाइफ में इस टाइम पर मुझे गु शूजी ने घर में लॉक करके रखा हुआ था। लेटर मैं समहाउ एस्केप करके एग्जैक्टली इसी बैंक्वेट में आया था, और उस वक्त मैंने डुआन म्यूटन के हर एग्रीमेंट को ओबीडियंटली फॉलो किया। उसने जो वाइन ग्लास दिया मैंने बिना डाउट के पी लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरी आंख खुली, मैं सडनली एक ह्यूज पब्लिक ओपिनियन स्कैंडल में फंस चुका था, जैसे आसमान से प्रॉब्लम सीधा मेरे हेड पर गिर गई हो। और बैंक्वेट में जो पावरफुल पीपल मुझे सपोजिटली अपॉर्चुनिटीज देने वाले थे, उनका एटीट्यूड इंस्टेंटली कोल्ड हो गया। उन्होंने कैजुअली मुझे सिर्फ कुछ इनसिग्निफिकेंट रोल थ्रो कर दिए। उस दिन के बाद इंडस्ट्री के कुछ लोगों की आईज में मैं एक इजी टारगेट बन गया, एक रुकी जिसे कोई भी सप्रेस कर सकता
सकता था, मैनिपुलेट कर सकता था। डवान म्यूटेन सडनली मेरी तरफ लीन हुआ। डायरेक्टर ली तुमसे मिलना चाहते हैं, इंडस्ट्री में उनका काफी इन्फ्लुएंस है, जाओ उनसे थोड़ी बात करो। फिर वो केयरिंग फादर वाली स्माइल के साथ बोला, डैड हमेशा तुम्हारी फ्यूचर की टेंशन लेता है। मैंने उसका मास्क वही एक्सपोज नहीं किया। जैसे ही उसने मुझे वाइन ग्लास दिया, मेरे माइंड में अलार्म इंस्टेंटली रिंग कर गया। ऑब्वियसली इस ग्लास में ट्रैप है। फिर वही ओल्ड ट्रिक। सीरियसली कोई नया स्क्रिप्ट नहीं मिला तुम लोगों को? मैंने सराउंडिंग क्राउड्स पर ग्लैंस किया। काफी लोग सीक्रेटली एंटरटेनमेंट देखने के मूड में हमारी तरफ ऑब्जर्व कर रहे थे। मैंने फेंट स्माइल दी और कैजुअली वाइन ग्लास वापस डवान म्यूटेन की तरफ पुश कर दिया। फिर साइड में रखा टी कप उठाया। सॉरी डायरेक्टर ली, मैंने रिसेंटली एंटीबायोटिक्स ले लिए हैं, इसलिए अल्कोहल नहीं पी सकता। फिर मैंने इनोसेंट स्माइल के साथ डवान म्यूटेन की तरफ देखा। वैसे मेरे डैड मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा लव करते हैं, तो ये गिलास डैड मेरी तरफ से पी लेंगे। डायरेक्टर ली इतनी जेनरस है, आप डेफिनेटली माइंड नहीं करेंगी, राइट? मैंने टी कप रेस किया। मैं वाइन की जगह टी से आपको टोस्ट करता हूँ। डवान म्यूटेन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली स्टिफ हो गया। ऑब्वियसली वाइन में क्या ऐड किया गया था, वहाँ इन्वॉल्व लोग सब जानते थे। मैंने डिलिबरेटली कंफ्यूज फेस बनाया। क्या हुआ डैड? आप तो कहते हो ना कि आप मुझसे सबसे ज्यादा लव करते हो, सिर्फ एक ग्लास वाइन ही तो है, आप नहीं पियोगे? डायरेक्टर ली का फेस भी इमीडिएटली कोल्ड हो गया। डवान यंग मास्टर, आप बैंक्वेट में आए हैं, लेकिन अपेरेंटली मुझे रिस्पेक्ट देने का इंटेंशन नहीं है। डवान म्यूटेन का फेस डार्क हो गया। उसने मुझे लो वॉइस में स्कोल्ड किया, बस एक ग्लास वाइन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी अरेंज करके लाया हूँ, डायरेक्टर ली को अपसेट मत करो। मैंने फिर गिलास उसकी तरफ पुश कर दिया। तो डैड के पीने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने डिलिबरेटली डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेशन बनाया। तो आप जो बोलते थे कि दुनिया में आपके बायोलॉजिकल सन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं, वो सब फेक था? डवान म्यूटेन के हैंड में मैंने फोर्सफुली वाइन ग्लास थमा दिया। उसका चेहरा एंगर से ऑलमोस्ट ट्विस्ट हो गया। वो मुझे देख रहा था जैसे टीथ ग्राइंड करके मुझे वही खा जाएगा। डायरेक्टर ली ने कोल्डली कहा, प्रेसिडेंट डवान, आपका सन मैनर्स नहीं समझता। लगता है हमारी कोऑपरेशन के बारे में मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। उसके वर्ड्स आउटवर्डली कोल्ड थे, लेकिन उसकी आईज में क्लियरली एक कैलकुलेटिंग लुक था, जैसे वो किसी भी कंडीशन में अपना टारगेट अचीव करना चाहती हो। मैंने इमीडिएटली नर्वस एक्टिंग स्टार्ट कर दी। डायरेक्टर ली प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपने अभी मेरे रियल कैपेबिलिटी देखी ही नहीं है। मैं डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स ला सकता हूँ। डायरेक्टर ली अंदर ही अंदर प्लीज्ड हुई, लेकिन फेस पर एरोगेंस मेंटेन करते हुए उसने पूछा, तो तुम वाइन पियोगे या नहीं? मैंने वाइन ग्लास को डिफिकल्ट एक्सप्रेशन के साथ देखा, फिर जैसे फेट एक्सेप्ट कर रहा हूँ स्लो हेड नोट कर दिया। फाइन। सराउंडिंग में खड़े सब लोग इंस्टेंटली इंटरेस्टेड हो गए। सभी लोग रेडी थे ड्रामा देखने के लिए, लेकिन मैं उस पॉइजन लुकिंग ग्लास की तरफ गया ही नहीं। इंस्टेड मैं डायरेक्टली वाइन टेबल के पास वॉक किया। वहां से एक अनओपन बोतल ऑफ रेड वाइन उठाई, बोतल को सबके सामने ओपन किया और कामली अपने लिए एक फ्रेश ग्लास भर लिया। जो ग्लास अभी था वो गलती से डैड ने उठा लिया था, अब उनसे वापस मांगना भी ठीक नहीं लगता। ये कहकर मैंने एक ही सांस में पूरा ग्लास खत्म कर दिया। डवान म्यूटेन इतना गुस्से में था कि उसने ग्लास तक जोर से रख दिया। सच कहूँ तो मेरी अल्कोहल टॉलरेंस वैसी भी कुछ खास नहीं थी। पिछली जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई थी, लेकिन इस जिंदगी में मैंने लगभग शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। मैंने मौका देखकर फोन चेक किया। गू शुई ने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, शायद बिजी होगी। लगता है मुझे थोड़ा और टाइम पास करना पड़ेगा। डायरेक्टर ली ने बहुत सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि जिस तरह वो मुझे देख रही थी उसमें कुछ गड़बड़ी थी। मेरे अंदर तुरंत वार्निंग बेल्स बजने लगी। लगता है इस ड्रिंक में भी कोई ट्रैप था। वो जैसे ही मेरे पास आकर मुझे टच करने ही वाली थी, प्राइवेट रूम का दरवाजा अचानक जोर से धक्का देकर खोल दिया गया। दरवाजे पर खड़ी औरत के चेहरे पर एक्सट्रीम इरिटेशन थी और उसकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल थी कि पूरे रूम का एटमॉस्फेयर सफोकेटिंग हो गया। अभी तक जो हॉल शोर शराबे से भरा हुआ था, एक सेकंड में बिल्कुल साइलेंट हो गया। सबकी नजरें एक साथ उस औरत पर जम गई। सभी के दिल में सिर्फ एक ही थॉट था, ये यहाँ कैसे आ गई? प्रेसिडेंट गू फैमिली ने पहले ही गू शू यू को इनविटेशन जरूर भेजा था, लेकिन किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी प्राउड और हाई प्रोफाइल प्रेसिडेंट गू सच में पार्टी अटेंड करने आ जाएंगी। डायरेक्टर ली तुरंत वाइन ग्लास लेकर उसके पास पहुंची और नर्वस स्माइल के साथ बोली, अगर हमें पहले से पता होता कि प्रेसिडेंट गू पर्सनली यहाँ आने वाली है तो हम जरूर और ग्रैंड अरेंजमेंट्स करते। अंदर ही अंदर डायरेक्टर ली खुद को थप्पड़ मारना चाहती थी। अगर पहले पता होता इतनी बड़ी कनेक्शन बनाने का चांस मैं मिस कैसे कर देती। साइड में खड़े एक और आदमी ने भी ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट गू अपने इतने प्रेशियस टाइम में से एक वक्त निकाल कर हमारी पार्टी में आएंगी। लेकिन गू शुयू ने शुरू से एंड तक किसी की फ्लैटरिंग का जवाब नहीं दिया। उसने बस कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूरे हॉल को स्कैन किया। आशन ने मुझे अभी मैसेज करके यहाँ बुलाया था। आशन कहाँ है?
है, मैं आई हूँ तो एक ड्रिंक तो बनती है। डायरेक्टर ली तुरंत समझ गई। उसने अपना ग्लास एक ही बार में खत्म किया और गु शुयू को रिस्पेक्टफुली सबसे इम्पोर्टेंट सीट ऑफर कर दी। लोग खुद उसे हॉल के सेंटर की तरफ ले गए। अब गु शुयू ही पूरे गैदरिंग का सेंटर ऑफ अटेंशन थी। पार्टी का एटमॉस्फेयर जैसे फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच गया। कुछ लोग धीरे से एक दूसरे के कान में पूछने लगे, ये औरत है कौन? धीरे बोलो, ये गु फैमिली की गु शुयू है। सुना है पहले इसका अपने फैमिली के साथ बड़ा झगड़ा हुआ था, घर छोड़ दिया था और बिल्कुल जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सिर्फ कुछ सालों में उसने अपनी कंपनी इतनी पावरफुल बना दी कि अब खुद गु फैमिली भी उसे लाइटली नहीं लेती। बिल्कुल, जब प्रेसिडेंट गु ने बिजनेस स्टार्ट किया था तब बहुत लोगों ने उसे सप्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी बिजनेस एबिलिटी और क्लीन मेथड के दम पर वो मार्केट में खड़ी रही। आज इंडस्ट्री में कौन है जो उसे रिस्पेक्ट नहीं करता? उसकी कैपेबिलिटी सबके सामने है। दुआन म्यूटेन ने आसपास के बड़े बिजनेसमैन को देखा। उन सबको एक औरत के सामने इतना रिस्पेक्टफुल देखकर वो तुरंत समझ गया कि गु शुयू की आइडेंटिटी ऑर्डिनरी नहीं थी। वो जल्दी से वाइन ग्लास लेकर खुशी खुशी उसके पास गया। हेलो प्रेसिडेंट गु, मैं दुआन ग्रुप का सीईओ दुआन म्यूटेन हूँ। ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मैं आपके नाम और रेपुटेशन के बारे में बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। उस आवाज को सुनकर गु शुयू इंस्टेंटली उस तरफ मुड़ गई। अभी तक जो चेहरा सबको इग्नोर कर रहा था उस पर अचानक हल्की सी स्माइल आ गई। दुआन म्यूटेन के दिल में एक्साइटमेंट भर गई, लेकिन गु शुयू उस आदमी को क्वाइटली देख रही थी। पहली मुलाकात कैसे हो सकती है? ये तो वो आदमी है जिसने पहले आशन के खिलाफ बार बार स्कीम्स बनाई थी। इसी की वजह से आशन ने इतना ह्यूमिलिएशन और सफरिंग झेला और ऑलमोस्ट उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। गु शुयू ने साइड में रखी रेड वाइन की बोतल उठाई। दुआन म्यूटेन का पूरा बदन एक्साइटमेंट से भर गया और वो तुरंत आगे बढ़ा। वाओ, इतने सारे लोगों के बीच प्रेसिडेंट गु ने हमें नोटिस किया। सच में क्या नजर है? डायरेक्टर ली यान ने तुरंत बोतल ली और दुआन म्यूटेन का ग्लास ब्रिम तक भर दिया। दुआन म्यूटेन ने पूरा ग्लास एक ही गल्प में खत्म कर दिया। उसके बाद आसपास के लोग भी एक एक करके गु शुयू से ग्रीटिंग और टोस्ट करने लगे। गु शुयू बस चुपचाप दुआन म्यूटेन को देख रही थी और वो बेचारा एक के बाद एक ग्लास पीता जा रहा था। कुछ देर बाद उसके स्टमक में बर्निंग और डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। ये तो हद हो गई, ली यान ने डिस्प्लीज टोन में कहा। क्या हुआ? प्रेसिडेंट गु को फेस नहीं देना चाहते? दुआन म्यूटेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसके स्टमक में अल्कोहल के अलावा कुछ बचा ही नहीं। तभी उसकी नजर साइड में खड़े मुझ पर पड़ी। मैं अभी भी हाथ में टी का कप पकड़े हुए रिलैक्स्ड खड़ा था, आराम से अपनी औरत का परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहा था। गु शुयू सच में नेक्स्ट लेवल बैडएस है। एज एक्सपेक्टेड मेरी ही औरत है आफ्टर ऑल। दुआन म्यूटेन अचानक बोला, आशन इधर आओ, प्रेसिडेंट गु से भी इंट्रोड्यूस हो जाओ। उसका इंटेंशन बिल्कुल ऑब्वियस था। वो ट्रबल को मेरी तरफ डाइवर्ट करना चाहता था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैं ब्राइट स्माइल के साथ आगे चला गया। दुआन म्यूटेन हंसते हुए बोला, प्रेसिडेंट गु, ये मेरा बेटा है। मुझे लगता है आप दोनों की एज भी ऑलमोस्ट सेम है, तो क्यों ना आप दोनों ज्यादा इंटरैक्ट करें। यंग लोगों के पास शायद ज्यादा बात करने के लिए ज्यादा कॉमन टॉपिक्स हों। उसके पास खड़े होते ही अल्कोहल की स्मेल मेरी नाक तक आ गई। मैं अंदर ही अंदर समझ गया, अच्छा तो ये इस चांस का यूज करके मुझे दिखाना चाहता है कि वो मेरे बारे में कितना सोचता है। मैं पोलाइटली बोला, प्रेसिडेंट गु, मेरी हेल्थ थोड़ी वीक है, मैं आपके साथ अल्कोहल नहीं पी सकता, लेकिन मुझे लग रहा है डैड अभी भी काफी एनर्जेटिक है, तो क्यों ना डैड ही आपके साथ कंटिन्यू करे। ये बंदा अपने बदले को लेकर अपनी बाप की गांड मरवा कर ही रहेगा, लेकिन खैर कर ही क्या सकते हैं। रिवेंज स्टोरी में यही तो अच्छा लगता है। और जब एमसी कोल की तरह भोसड़ी वाला ना हो और विवियन की तरह औरतों की बातों में ना आए तो भाई मजा ही आ जाता है। यहाँ पर तो हमें कोल और विवियन का ऑपोजिट ही देखने को मिल रहा है। माँ कसम एकदम कड़क स्टोरी है। मैंने बिना हेसिटेशन अपने ही बाप की इज्जत का सत्यानाश कर दिया। आसपास खड़े लोगों ने एक साथ हवा खींच ली। ये बंदा तो सच में पागल है जो कि टाइगर से नहीं डरता। इसे पता भी है कि ये किसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन सामने बैठी वुमेन ने मेरी तरफ देखा और स्लोली सिर हिला दिया। वो एग्री भी कर गई। दुआन म्यूटेन की आंखों में डार्कनेस फ्लैश हुई। नहीं, ऐसे पीता रहा तो थोड़ी देर में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे भाई उससे पहले तुम्हें बाथरूम जाना पड़ेगा। ये जितनी टट्टी तुम अपने पेट में स्टोर करके रखे हुए हो, इसको अपने बड़े भोसड़े से निकालना ही होगा, तब जाकर हॉस्पिटल पहुंचोगे, वरना अगर सड़क पर ही हक दिया तो। उसके चेहरे पर ऑकवर्डनेस क्लियरली दिख रही थी। गु शुयू ने कुछ नहीं कहा। उसकी स्लिम फेयर फिंगर्स रेड वाइन ग्लास के अराउंड स्लोली मूव कर
कर रही थी। वो कैजुअली ग्लास को हाथ में घुमाती रही। रूम का एटमॉस्फेयर फिर से हैवी और ऑप्रेसिव हो गया। गु शुई लेजीली चेयर पर पीछे लीन करके बैठी थी। फिर उसने मुझे देखा। मैं उस वक्त एक एरोगेंट स्माइल के साथ खड़ा था, लेकिन अचानक मेरा दिमाग फ्रीज हो गया। एक सेकंड, ये गुस्सा क्यों नहीं हो रही? पिछली जिंदगी में तो इसी आदमी की वजह से इसने मेरे साथ पता नहीं कितनी बार झगड़ा किया था। मेरे अंदर थॉट्स का स्टॉर्म चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा, मेरा दिल एक बीट मिस कर गया। गया, अब सच में गया। कहीं मेरी शुई को ये तो नहीं लग रहा कि मैं अपने बाप की रिस्पेक्ट ही नहीं करता? अब क्या करूं? थोड़ा एक्टिंग करके गुड सन का इमेज बनाऊं? जाकर डैड की तबीयत पूछूं? गु शुई ने जल्दी ही अपनी नजर मुझसे हटा ली। उसने देखा कि दोआन म्यूटेन काफी देर तक वही खड़ा हेजिटेट कर रहा था और ड्रिंक को टच तक नहीं कर रहा था। तब उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर और नहीं पी सकते तो टेबल पर जो भी ड्रिंक्स रखी हैं सब खत्म कर दो। बैंड की चैट, ये कौन सा लॉजिक हुआ? मुझे लगा अभी ये कहने वाली होगी तो बस करो। ये भी कमाल की है, एमसी के फादर की सही मरवाकर ही रहेगी। बेचारा पता नहीं अब हगने में कितना वक्त लेगा। दोआन म्यूटेन को यकीन ही नहीं हुआ। वो तुरंत साइड में खड़ी लिया इन की तरफ मुड़कर देखने लगा, जो खुद भी उतनी ही टेरिफाइड थी। क्या इसे सब पता चल गया? गु शुई को उन दोनों के बीच चल रहे साइलेंट सिग्नल से कोई फर्क नहीं पड़ा। दोआन म्यूटेन प्रेशर और बर्दाश्त नहीं कर सका। मजबूरन उसे टेबल पर रखा वो गिलास भी एक ही बार में खत्म कर दिया। बकवास है। गु शुई ने कैजुअली अपना हाथ उठाया और अपनी स्लिम फिंगर को दिखाते हुए इंडिफरेंट टोन में कहा, तुम लोगों को सच में लगता है कि जो कुछ तुमने किया वो इतना सीक्रेट था कि किसी को पता ही नहीं चलेगा? ये सुनते ही मुझे भी समझ आ गया कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं तुरंत वरिड बेटा बनने का ड्रामा करते हुए दोआन म्यूटेन के पास गया और उसे सपोर्ट करने लगा। सॉरी प्रेसिडेंट गु, मेरे डैड ने आपको ट्रबल दिया। प्लीज उनके खिलाफ मत जाइए। वो थोड़े एज्ड हैं, इसलिए कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ कर देते हैं। गु शुई के लिप्स पर हल्की सी पेनफुल स्माइल आ गई। उसकी नजरें सडनली जेंटल हो गई जब उसने मुझे अपने पास आते देखा। क्या मेरी एक्टिंग इससे पसंद आ गई? जो रेड वाइन मैंने पहले पी थी, अब उसका इफेक्ट शुरू हो चुका था। मेरा सिर हल्का सा डिजी होने लगा। गु शुई ने नेचुरली मुझे सपोर्ट कर लिया और सॉफ्ट वॉइस में बोली, आशन, तुम तो बहुत ओबीडियंट और सेंसिबल हो, राइट? दोआन म्यूटेन का तो जैसे सोल ही बॉडी से निकल गया हो। उसके दिमाग में तूफान चलने लगा। ये मेरा यूजलेस बेटा गु शुई के इतना क्लोज कब हो गया? लियान का फेस भी इंस्टेंटली पेल पड़ गया। अब क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैं तो प्रेसिडेंट गु के आदमी को सेड्यूस करने वाली थी। वो मुझसे रिवेंज तो नहीं लेगी? गु शुई सीधा डोर की तरफ चल पड़ी। पूरे बैंक्वेट में शुरू से एंड तक उसने किसी और को एक प्रॉपर लुक तक नहीं दिया। वो बस वहाँ खड़े गॉसिप्स लविंग क्राउड को शॉक में छोड़कर जा रही थी। सबको लगा था कि आज उन्हें प्रेसिडेंट गु को ओपनली मुझे लेसन सिखाते हुए देखने मिलेगा, लेकिन किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि मिस गु बस ऐसे ही उठकर चली जाएगी। डोर तक पहुँचते ही गु शुई सडनली रुक गई। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। मैं अभी भी बैंक्वेट में वही खड़ा था। वो हल्की स्माइल के साथ बोली, आशन, अभी तक वहीं क्यों खड़े हो? इधर जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं इंस्टेंटली खुशी खुशी से उसके पीछे भागा। मेरे फेस की एक्साइटमेंट को देखकर आसपास के मैन बस लंबी सांस छोड़ने लगे। पता नहीं किस लैंडलॉर्ड फैमिली का इडियट लड़का है, मरने वाला है और फिर भी इतना खुश है। कार में पहुंचते ही इस डोमिनेटिंग वुमेन ने मुझे डायरेक्टली पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। उसके बाद वो मेरी तरफ लीन हुई और बिना वार्निंग के डायरेक्टली मेरे लिप्स को किस कर लिया। मैं स्टंड रह गया। ये अचानक अटैक का क्या मतलब है? अबे साले कुत्ते के पिल्ले, तेरा दिमाग तेरी गांड में है क्या? इस मोमेंट के लिए तो हर एक बंदा तरसता है और तू बोलता है क्या मतलब है? इसे गांड पे रपटा दूंगा ना कि सड़क पे हकता फिरेगा। मैं जल्दी से थोड़ा पीछे हुआ और ऑकवर्डली अपनी नजरें विंडो के बाहर कर ली। अब तो पक्का मुझे लग रहा है इस बंदे को लड़के ही पसंद है। भैया रिएक्शन तो लड़की को करना चाहिए था। साला यहाँ ये एमसी मर्द होके लड़कियों जैसी एक्टिंग कर रहा है। कब एक ढंग का एमसी मिलेगा जो कि मर्द की तरह एक्ट करे, ना कि कोल की तरह जो अपनी गलती देखकर खून थूकता है और जब खून देख लेता है तो उसकी टांगे काम करना बंद कर देती है। और ये साला मनहूस इसको लड़की किस कर रही है और ये विंडो के बाहर लड़कियों जैसे देख रहा है। मतलब जिस स्टोरी में देखो तो लड़की की गांड मारी जा रही है। कोई इज्जत ही नहीं बची इन लोगों की। गु शुई ने फेस टर्न किया तो उसकी नजर मेरी शार्प जॉलाइन पर पड़ी। आशन, नेक्स्ट टाइम तुम्हें ऐसी पार्टीज अटेंड करने की परमिशन नहीं है। उसकी टोन डिस्कशन जैसी थी लेकिन वर्ड्स पूरे कमांड थे। उसने अपने थिन रेड लिप्स को प्रेस किया। तुम्हें अल्कोहल पीने की जरूरत क्यों पड़ी? गु शुई का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली थोड़ा अगली हो गया। उसने एक्सेलरेटर दबाया और कार स्पीड पकड़ने लगी। मीनवाइल अल्कोहल भी सीधा मेरे ब्रेन पर चढ़ रहा था। मुझे पूरा बॉडी लाइट और ड्रीमी फील होने लगा। गु शुई ने इमीडिएटली मेरी कंडीशन नोटिस कर ली। उसने कार की स्पीड रिड्यूस कर दी और जितना स्मूथली पॉसिबल था उतना स्मूथली ड्राइव करने लगी, लेकिन उसकी नजरें बार बार ओपनली मेरी तरफ आ रही थी। उसके लिप्स पर स्वीट स्माइल थी। मैं हाफ क्लोज आईज से सीक्रेटली उसे ऑब्जर्व कर रहा था। लगता है लिटिल
मास्टर की हैंडसम लुक्स ने मैडम को कम्प्लीटली अपने वश में कर लिया है। उसकी बर्निंग गैस के अंदर मैंने ड्रंक होने का ड्रामा और बढ़ा दिया। अजीब और गरीब आवाजें निकालने लगा, बहुत गर्मी लग रही है। मैंने लो वॉइस में कंप्लेन किया। गु शुयी ने लिप्स प्रेस करते हुए पूछा, आशन तुम्हें पता है अभी तुम कैसे लग रहे हो? ये बोलते हुए उसने कार का एसी भी ऑन कर दिया। मैं कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन बनाकर उसकी तरफ मुड़ गया। कंप्लीटली सेडक्टिव और खुद को सपोजिडली इसका बिल्कुल आइडिया नहीं। गु शुयी क्वाइटली कुछ मम्बल करने लगी। आउटसाइड में प्योर इनोसेंट फेस मेंटेन कर रहा था, इनसाइड मैं तो खुशी से पागल हो रहा था। भैया एक नंबर का हरामी है ये। हालांकि पता है लड़कियों जैसे एक्ट करता है, लेकिन फिर भी लड़कियां इस पे मरती है बे। हम इधर उधर हो जाए तो लड़कियां हमें मीठा समझती है और कहती है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और यहाँ इस भड़वे की किस्मत। माँ कसम मेरे को भी इस तरह किस्मत चाहिए। क्या हुआ? मैं तो नॉर्मल ही हूँ। मैंने ओबीडियंटली सिर हिला दिया। गु शुयी ने सडनली कार रोड साइड पर रोक दी, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ लीन करने लगी। तुम्हें आइडिया है इस वक्त मेरा कितना मन कर रहा है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली घर ले जाऊं? ना, अब मैं और इस स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किया तो अपनी फूटी किस्मत पर बड़ा तरस आएगा भाई। कभी सपने में भी नहीं। इस बहन के लोड़े की जो किस्मत है ना, ये इसको खुद ही नहीं पता कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। और या मैं सिर्फ स्टोरी एक्सप्लेन करके जल रहा हूँ। मैंने बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट टाइम पर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, अभी तुमने डैड के साथ ऐसा क्यों किया? गु शुयी सडनली फ्रीज हो गई। अबे माँ के घोड़े, इसलिए मुझे तुमसे नफरत है। सही मोमेंट पर मूड बन रहा था और ये बहन का लोड़ा कुछ और ही पूछ लेगा। उसने क्या पूछा और इसने क्या पूछा? यार तुझसे बड़ा निकम्मा एमसी मैंने आज तक नहीं देखा। उसे याद आया आशन को प्रीवियस लाइफ में हुई चीजों का कुछ पता नहीं है। उसे ये भी नहीं पता कि जिस फादर की वो इतनी रिस्पेक्ट करता है वो आदमी फ्यूचर में उसे बुरी तरह डिस्ट्रॉय करने वाला है। क्या मुझे अभी से इसे थोड़ा हिंट दे देना चाहिए? कम से कम उसे मेंटली प्रिपेयर तो कर सकती हूँ। गु शुयी कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गई। कार का गर्म माहौल इंस्टेंटली सीरियस बन गया। फाइनली उसने कुछ कहा, आशन तुम्हें पता है आज मैंने कुछ चीजों की इन्वेस्टिगेशन करवाई। उसने मेरे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, इंस्टेड धीरे धीरे एक डिफरेंट मैटर एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। मैं कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखने लगा। इडियट, तुम्हारे अगेंस्ट जो रिडिकुलस रूमर्स स्प्रेड किए गए थे और जो फेक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही थी, मैंने सब क्लियर करवा दिया। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। इतने काइंड और सिंपल तुम गेस कर सकते हो कि तुम्हें हार्म करने की कोशिश किसने की? मैं इनोसेंट फेस के साथ सिर हिला दिया, बिल्कुल एक ओबीडियंट पपी की तरह। गु शुयी मेरे कान के पास आई और सॉफ्टली बोली, जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था वो दोआन म्यूटेन है। मैं इमीडिएटली शॉक एक्सप्रेशन में आ गया। इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता। तुम डेफिनेटली मुझसे झूठ बोल रही हो। डैड मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करते हैं, वो किसी को मुझे चोट पहुंचाने के लिए क्यों ही भेजेंगे? मैं पागलों की तरह सर शेक कर रहा था। मेरे हाथ ने सीट बेल्ट को इतनी टाइटली पकड़ लिया कि वेन्स तक विजिबल हो गई। उसके बाद मैं गु शुयी को जेंटली पुश कर दिया। अंदर से मैं खुद को प्रेस कर रहा था। डैम, क्या एक्टिंग कर रहा हूँ। अकेडमी अवार्ड लेवल। गु शुयी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं पहली बार में ही उसकी बात मान लूंगा। उसका गोल बस एक वार्निंग सीड करना था, एक प्रिकॉशनरी शॉट। उसने पिटी के साथ मेरी तरफ देखा और मुझे जेंटली किस कर दिया। भाई इस बहन के लोड़े को और कितने किस मिलेंगे भाई? इतने तो हमें अपनी माँ से झापड़ भी नहीं मिले जितना इसे किस मिल रहा है। मैं सीट पर फ्रोजन सा बैठा रहा, बिल्कुल एक अबैंडन्ड पपी जैसा एक्सप्रेशन बनाकर। रियलिटी में मुझे परफेक्टली पता था कि गु शुयी के पास मुझसे झूठ बोलने का कोई रीजन ही नहीं था। वैसे भी डोआन म्यूटेन के साथ मेरे एक्चुअल फादर सन रिलेशनशिप सिर्फ कुछ सालों का था। गु शुयी के वर्ड्स जैसे मेरे दिल में डाउट का एक सीड प्लांट कर चुके थे। मैं पैसेंजर सीट पर लो वॉइस में मम्बल करने लगा, नहीं डैड ऐसा नहीं करेंगे, वो इस दुनिया में मेरे ओनली फैमिली मेंबर हैं। गु शुयी ने हाथ बढ़ाकर मेरे हेड को जेंटली रब किया। गुड आशन, तुम्हारे पास मैं भी तो हूँ। मैंने कॉशियसली उसकी तरफ देखा। रियली? रियली नहीं, तेरी छोटी लुल्ली। भाई वो कब से तेरे साथ है? ये क्या बक रहा है? मतलब पता है तू एक्टिंग कर रहा है, लेकिन झाटू तो ना बन। मारने का दिल कर रहा है तुझे। गु शुयी के लिप्स पर स्माइल और ब्राइट हो गई। ऑफ कोर्स, फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साइड पर रहूंगी। मैंने तुरंत उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। तुम मुझे अबैंडन तो नहीं करोगी? मेरे आईज आंसर का वेट कर रही थी। गु शुयी की आंखें क्रीसेंट शेप में कर्व हो गई। वो स्माइल करके बोली, ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन एग्जैक्टली कितनी अच्छी रहूंगी वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। मैं तुम्हें डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैंने इंस्टेंटली रिपीटेडली सिर हिला दिया, फिर उसका छोटा सा हाथ उठाकर उस पे एक किस
कर दिया। उसके बाद थोड़ा डिप्रेस एक्सप्रेशन बनाकर बोला, अब लगता है मेरे पास सिर्फ तुम ही बची हो। गु शियी ने कंफर्ट करते हुए मेरे हाथ पर जेंटली पैट किया। फिर कार दोबारा स्टार्ट कर दी। उसकी आईज सेटिस्फेक्शन से फिल्ड थी। आशन, इस लाइफ में तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। मैं क्वाइटली सीट पर बैठा था, अपनी एक्टिंग स्किल से एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। मेरी शुयी सबसे बेस्ट है। लेकिन वेरी क्विकली मेरे माइंड में भी एक प्लान फॉर्म होने लगा। गु शियी फुल स्पीड में घर पहुंची और डायरेक्टली मुझे बेडरूम तक ले गई। नेक्स्ट मॉर्निंग फोन की लाउड रिंगिंग से मेरी आंख खुल गई। मैंने स्लीपी आईज से स्क्रीन पर कॉलर नेम देखा। ओह, ये तो मेरे सो कॉल्ड डैड हैं। कल इतनी अल्कोहल पीने के बाद भी आज मुझे कॉल करने की स्ट्रेंथ बची है। मैंने टंग क्लिक की। थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुआ। फोन के दूसरी साइड से एंग्शियस आवाज सुनाई दी, आशन? हाँ, मैंने लेजिली जवाब दिया। दुवान म्यूटन ने फेक कंसर्न दिखाते हुए पूछा, आशन तुम ठीक हो ना? लेकिन अंदर ही अंदर वो कंफ्यूज था। इस लड़के की आवाज इतनी रिलैक्स क्यों लग रही है? कल रात इन दोनों के बीच एक्चुअली हुआ क्या था? आशन, अभी तुम कहाँ हो? मिस गु ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? उसकी फेक कंसर्न वाली वॉइस सुनकर मुझे ऑलमोस्ट उल्टी आने लगी, लेकिन मैंने फिर भी डीपली टच होने का ड्रामा किया। डैड, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं। कल उन्होंने मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, बस मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि कुछ टाइम बाद उनकी विला पर आऊं। उसके बाद मुझे रोड साइड पर छोड़कर चली गई। ऑब्वियसली लिटिल मास्टर ने ये बात जानबूझकर कही थी। मैं दुआन म्यूटन को क्लियरली सिग्नल देना चाहता था कि मुझे दुआन फैमिली में बंद कर रखने का आइडिया अभी से दिमाग से निकाल दो। दूसरी तरफ दुआन म्यूटन का स्टमक अभी भी कल की अल्कोहल की वजह से पेन कर रहा था। उसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल था। मैं तो इस हाल में हूँ और इस ब्रैड को कुछ भी नहीं हुआ। उसने दोबारा कंफर्म किया, उसने सच में तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया? नहीं, एक्चुअली वो मेरे साथ काफी अच्छी थी, बस मैंने थोड़ा पॉज लिया। उनके स्टाफ ने कहा कि किसी ने वाइन में कुछ मिलाया था। डैड, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? मैंने बिल्कुल इनोसेंट टोन में पूछा। फोन के दूसरे साइड दुआन म्यूटन का हार्ट ऑलमोस्ट जंप कर गया। वाइन? कैसी वाइन? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग एक्सप्लोड हो रहा था। लेयान ने तो कसम खाया था कि किसी को पता नहीं चलेगा, फिर किसी ने देख कैसे लिया? नाकार औरत, अगर गु शियी की नजर सच में आशन पर पड़ गई और उसे पता चल गया कि मैंने दूसरों के साथ मिलकर आशन को ड्रग करने की प्लानिंग की थी, तो सब खत्म हो जाएगा। जितना दुआन म्यूटन सोचता गया उतना ही कोल्ड स्वेट उसके बॉडी से निकलने लगा। उसने नर्वस वॉइस में पूछा, प्रेसिडेंट गु ने बताया कि ये किसने किया था? मैंने नाइव बनकर कहा, नहीं, उन्होंने बस इतना कहा और उसके बाद मुझे रोड साइड पर छोड़ दिया। दुआन म्यूटन शायद जल्दी से अपने आप को इस मैटर से डिस्टेंट करना चाहता था, इसीलिए उसने बस कहा, तुम सेफ हो, बस वही इम्पोर्टेंट है, और तुरंत फोन कट कर गया। मैंने डिस्कनेक्टेड स्क्रीन को देखा। मेरा मूड सडनली बहुत अच्छा हो गया। मैं लेजिली बेड से उठा और ब्रशिंग और वॉशिंग के लिए चला गया। लेकिन अंदर ही अंदर एक छोटा सा रिग्रेट था। मेरी शुयी का बेड सच में बहुत बड़ा और सॉफ्ट है। अगर रोज यहाँ सो सकूं तो लाइफ सेट हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमने अभी तक अपना रिलेशनशिप पब्लिकली अनाउंस नहीं किया, तो मैं यहाँ परमानेंटली स्टे भी नहीं कर सकता। क्या ट्रेजेडी है। फ्रेश होने के बाद मैं लिविंग रूम में आया। बटलर ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रेडी करवा दिया था। टेबल पर प्लेन व्हाइट पॉरेज और हैंगओवर सूप रखा हुआ था। बटलर रिस्पेक्टफुली बोला, मिस्टर दुआन, ये सब एल्डेस्ट मिस ने स्पेशली आपके लिए प्रिपेयर करने को कहा था। मैं ओरिजिनली सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद बाहर ब्रेकफास्ट कर लूं, लेकिन मेरी शुयी तो सरप्राइजिंगली कंसिडरेटेड निकली। कल अल्कोहल पीने के बाद मेरा स्टमक वैसे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन सडनली मेरी आईज में कंफ्यूजन फ्लैश हुई। वेट, गु शियी को कैसे पता कि मेरा स्टमक वीक है? नॉर्मली ब्रेकफास्ट में बर्न्स और साइड डिशेस वगैरह नहीं होने चाहिए थे, फिर मेरे लिए सिर्फ इतना सिंपल व्हाइट पोरिज क्यों बनवाया गया? बटलर ने मेरी हेसिटेशन नोटिस कर ली। वो इमीडिएटली समझ गया और एक्सप्लेन करने लगा, मिस्टर दुआन, आप टेंशन मत लीजिए, ये व्हाइट पोरिज और हैंगओवर सूप दोनों एल्डेस्ट मिस ने स्पेशली किचन को फ्रेश बनवाने के लिए कहा था। ये सुनकर हैंगओवर सूप पकड़े हुए मेरे हाथ सडनली रुक गए। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और सॉरी, माइक बीच में कर रहा था तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि पता नहीं किस वजह से इसमें चुल मची हुई थी और मैंने नोटिस ही नहीं किया। ये तो एडिटिंग करने के टाइम ही पता चला। तो यह अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसके पहले पार्ट पर अगर 50,000 व्यूज क्रॉस हो जाते हैं तो हम पार्ट 2 लाएंगे, वरना तो हमें एक ऐसी सीरीज ढूंढनी पड़ेगी जो कि किसी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन ना की हो और आप लोगों को पसंद भी आ रही हो। तो टाइम स्टैम्प के साथ जरूर बताना कि कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है? और अलविदा।